बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में चट्टानें खिसकने का वाकया, 10 कोहपैमा हलाक, कई फंस गए। यूक्रेनी फौज की कामयाबियों के दरमियान ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत का इम्कान रद्द कर दिया। सिपाही खैरसोन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेबनान में छुट्टियों के बाद बैंक्स खुलते ही डिपॉजिटर्स टूट पड़े। रकम वापस करने का मुतालबा। हथियार से लैस साबिक पुलिस ओहदेदार गिरफ्तार। इराक में हशद शाबी के अड्डों पर हमले, 12 फाइटर्स हलाक। दाइश हमदर्दों पर शुबा। मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हमले, कई यहूदी आबादकार और सिपाही जख्मी। बांग्लादेश साहिल के करीब रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 3 मरे, दर्जनों लापता। फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया के साइंसदानों को मिला फिजिक्स का नोबेल इनाम। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव बिगुल बजा दिया। अमित शाह ने किया पहाड़ियों को रिजर्वेशन का ऐलान। कहा, नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप आ गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। मिडल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। लेबनान में बैंक डिपॉजिटर्स ने कम से कम 3 बैंकों पर हल्ला बोल दिया। जैसे ही बैंकों की छुट्टियों के बाद बैंक्स खुले, डिपॉजिटर्स बैंकों पर उमड़ पड़े। ऐसे लोगों में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे जिन्होंने बैंकों पर हल्ला बोला। लेबनान कई महीनों से बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है। बैंकों ने डिपॉजिट्स निकालने पर एक हद मुकर्रर की है। हालिया अरसे में बैंकों पर हमलों और बैंक अहदेदारों को हाईजैक करने के कई मामलात पेश आए हैं। मुल्क में सियासी और मौशी बहरान ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अली अल सहवी BLC बैंक की ब्रांच में घुस पड़े। उन्होंने अपने $24,000 वापस करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उनके हाथ में बंदूक भी देखी जा सकती है। वो वीडियो में कह रहे हैं कि फौरी रकम गिनो, इससे पहले कि तुम में से कोई एक मारा जाए। ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपनी रकम नहीं निकाल सके और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे इलाके में बैंक डिपॉजिटर्स सेल्लोस बैंक की ब्रांच में घुस पड़े। ऐसा ही एक और वाकया पेश आया जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के वर्कर्स बैंक में घुस पड़े। ये लोग उनकी तनख्वाहों से रकम काटने पर एहतजाज कर रहे थे। मदद के लिए लेबनान की फ़ौज को बुला लिया गया। दारुल हुकूमत त्रिपोली में फ़ौज सड़कों पर गश्त कर रही है। डिपॉजिटर्स ने अपनी एक तंजीम भी बनाई है। इराक में हशद शाबी ने अपने फौजी अड्डों पर हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। इस वाक़े में 1 दर्जन फाइटर्स हलाक हो गए हैं। टेलीग्राम न्यूज़ चैनल पर हशद शाबी के अकाउंट से बताया गया कि बंदूक बरदार फरार होने के लिए मजबूर हो गए। हशद शाबी एक वॉलंटियर फोर्स है जिसने आईसिस या दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में अहम रोल अदा किया। समझा जा रहा है कि इस हमले में भी दाइश के हमदर्दों का हाथ है, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की है। यमन की हुसी हुकूमत ने जंगबंदी ख़त्म होने के लिए सऊदी इत्तेहाद को ज़िम्मेदार ठहराया है। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से अप्रैल में यह जंगबंदी हुई थी जिसकी मुद्दत 2 बार बढ़ाई गई। जंगबंदी की मुद्दत इतवार को आखिरकार ख़त्म हो गई। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया है। हुसी हुकूमत के तर्जुमान ने यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ कोऑर्डिनेटर से बातचीत करते हुए कहा कि सऊदी इत्तेहाद इंसानी बहरान और जंगबंदी में नाकामी के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात रखी जिनमें हुदैदा बंदरगाह और सना एयरपोर्ट को खोलने का मुतालबा शामिल था। इसके अलावा मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की भी दरख्वास्त की गई थी। हुसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हिशाम शरफ अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंसानी बुनियादों पर किए गए मुतालबात का जवाब देने में नाकामी पर सऊदी इत्तेहाद से नाराज़ हैं। एक दिन पहले हुसी फ़ौज ने ऑयल कंपनियों को वार्निंग दी थी कि वो सऊदी अरब और अमारात से बाहर निकल जाएं।
مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کئی نئی سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلی 24 گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے 10 واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ مزاحمت کاروں کی جملہ 60 کارروائیاں نوٹ کی گئیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ان کارروائیوں میں قابض اسرائیلیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نابلس میں فلسطینیوں کے پتھراؤ میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ یہودی بستی کے قریب یہودی آباد کاروں کی گاڑی پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ قدس ہائی وے پر ایک ریفیوجی کیمپ کے پاس بھی گڑبڑ ہوئی۔ اسرائیل کے ڈرون ہوائی جہازوں پر فائرنگ کی بھی خبر ہے۔ بیت لحم میں جھڑپوں کے دوران ایک یہودی آباد کار زخمی ہوا۔ خبر ہے کہ یہودی آباد کاروں کی بستی میں گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی۔ الخلیل یا ہبرون شہر میں بھی یہودی آباد کاروں کی بستی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ حالیہ دنوں میں ایسے واقعات کافی بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج پر بعض علاقوں میں پیٹرول بم بھی پھینکے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ بیت المقدس، رام اللہ، نابلس، بیت لحم، الخلیل، قلقیلیہ اور دوسرے مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ حالیہ عرصے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی 833 کارروائیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں کم سے کم ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا اور 49 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی جیلوں میں 30 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال کے 10 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یہ فلسطینی قیدی جیل کے خراب حالات، مقدمہ چلائے بغیر اور الزام لگائے بغیر انہیں جیل میں رکھنے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ ایران نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انسانی حقوق ریکارڈ کا جائزہ لے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کے دوہرے معیارات پر تنقید کی۔ ترجمان ناصر کنانی نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ ایران کے خلاف پابندیاں لگانے اور ایران کے حالات پر فکرمندی کا اظہار کرنے کے بجائے انہیں اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے، جہاں انسانیت کے خلاف جرائم کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ملک نے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے مہسا امینی کی موت پر احتجاجی مظاہروں اور بدامنی کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے تعلق سے دشمن کے غصے کی وجہ پابندیوں کے بغیر ملک کی ترقی ہے۔ رئیسی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک حکم پر بھی دستخط کیے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب جنگی اہمیت رکھنے والے ایک شہر پر یوکرین کی فوج نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ یوکرین کے سپاہیوں نے مزید نئے علاقوں پر قبضے کی اور خیرسون شہر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کہا کہ کئی علاقوں کو آزاد کرایا گیا ہے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ کئی علاقوں میں سخت لڑائی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لیمان شہر میں جہاں پر حال ہی میں یوکرین کی فوج نے قبضہ کیا ہے، سڑکوں پر رشین سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ رشیا کی پارلیمنٹ میں یوکرین کے 4 علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ حال ہی میں ایک ریفرینڈم کے بعد ان علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس دوران ایسے اندیشے ہیں کہ پوٹین جنگ کو اور تیز کریں گے۔ امریکہ اس بارے میں غور کر رہا ہے کہ ان حالات میں کس طرح رشیا کا جواب دیا جائے۔ جرمنی نے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی رشیا کی دھمکی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب رشین صدر پوٹین نے ایسی غیر ذمہ دارانہ دھمکی دی ہے۔ یہ بلیک میل کی کوشش ہے، لیکن ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ رشین حکومت نے کہا کہ یوکرین کے صدر کے بغیر دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت ناممکن ہے۔ کریملن نے کہا کہ ماسکو امن بات چیت کے تعلق سے یوکرین کی پالیسی میں تبدیلی کا انتظار کرے گا۔ بنگلہ دیش ساحل کے قریب روہنگیوں کی ایک کشتی ڈوبنے سے کم 3 عورتیں ہلاک ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد سے 1 درجن سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی ملیشیا جا رہی تھی جو خلیج بنگال میں خراب موسم میں پھنس گئی۔ مقامی پولیس انسپکٹر نور محمد نے بتایا کہ کم سے کم 3 روہنگیا عورتوں کی لاشیں بہہ کر ساحل پر آئی ہیں۔ یہ کشتی کاکس بازار ضلع کے ساحل کے قریب ڈوبی۔ اس سے پہلے بھی روہنگیوں کی کشتیاں ڈوبنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ دبئی میں دسہرے کے موقع پر ایک ہندو مندر کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس تقریب میں یو اے ای کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان نے شرکت کی۔ یو اے ای میں انڈیا کے سفیر سنجے سودھیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ 3 سال کے عرصے میں یہ مندر بنائی گئی ہے۔ یہ امارات میں اس طرح کی پہلی مندر ہے جو دبئی کے جبل علی علاقے میں بنائی گئی ہے۔ اس علاقے میں کئی چرچ اور گردوارے بھی ہیں۔
फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के शोबे में रिसर्च के लिए एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉज और एंटन जेलेंगर को यह अवार्ड दिया गया। उनका ताल्लुक फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया से है। एक दिन पहले स्वीडन के एक साइंटिस्ट को मेडिसिन का नोबेल इनाम दिया गया था। लौटते हैं इंडिया। उत्तराखंड में चट्टानें खिसकने के एक अफसोसनाक वाक़े में कम से कम 10 कोहपैमा हलाक हो गए और कई फंस गए। ये लोग ट्रेनी कोहपैमा या माउंटेनियर्स हैं। फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई, जिनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज और आईटीबीपी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये बात बताई। ज़बरदस्त बर्फबारी के दरमियान ये हादसा पेश आया। 34 ट्रेनी माउंटेनियर्स और 7 इंस्ट्रक्टर्स चट्टानें खिसकने के दौरान फंस गए, जिनका ताल्लुक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से था। ये लोग द्रौपदी काडंडा नामी चोटी पर फंस गए। ये कोहपैमा अपने मिशन के बाद वापस आ रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के फैसले की तारीफ की है और कहा है कि अब नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद वायलेंस में कमी आई है और हालात बेहतर हो रहे हैं। वो राजौरी ज़िले में एक रैली से ख़िताब कर रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में पूजा की। उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सीनियर फौजी और सिविल ओहदेदार मौजूद थे। अमित शाह ने राजौरी में ऐलान किया कि पहाड़ी तबके, गुज्जर और बकरवाल तबके को जल्द तालीम और नौकरियों में दर्ज फहरिस्त कबीलों की तरह रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर पहाड़ियों को एसटी दर्जा दिया गया तो ये पहला मौका होगा जब मुल्क में किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इसके लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमित शाह ने इस रैली के ज़रिए अमलन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने आर्टिकल 370 बर्खास्त करने की वजह से इस तरह का रिजर्वेशन मुमकिन होने की भी बात की। अमित शाह ने कहा कि अब माइनॉरिटीज़, दलितों, कबायलियों और पहाड़ियों को उनका जायज़ हक़ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों की आबादी तकरीबन 6 लाख है। इनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। अमित शाह वादी में भी कल एक रैली से ख़िताब करेंगे। अमित शाह की तरफ से पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के ऐलान पर बाज़ गोशों की तरफ से मुखालिफत भी की जा रही है। इस सिलसिले में बाज़ जगह एहतजाज भी किया गया। इस दौरान एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का ऐलान मकामी लोगों में फूट डालने की एक कोशिश है। इंडिया में रकमी लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सितंबर में यूपीआई के जरिए 11 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। यह अब तक का एक रिकॉर्ड है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में डेटा जारी किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अब तक 678 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मौसम ओहदेदारों ने 4 शंबे से 3 दिन तक हैदराबाद में तेज़ बारिश की पेश क़यासी की है। इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। मंगल को भी हैदराबाद में हल्की से औसत बारिश की पेश क़यासी की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। उत्तराखंड में चट्टानें खिसकने का वाक़या, 10 कोहपैमा हलाक, कई फंस गए। यूक्रेनी फौज की कामयाबियों के दरमियान ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत का इम्कान रद्द कर दिया। सिपाही खैरसोन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेबनान में छुट्टियों के बाद बैंक्स खुलते ही डिपॉजिटर्स टूट पड़े। रकम वापस करने का मुतालबा। हथियार से लैस साबिक पुलिस ओहदेदार गिरफ्तार। इराक में हशद शाबी के अड्डों पर हमले, 12 फाइटर्स हलाक। दाइश हमदर्दों पर शुबा। मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हमले, कई यहूदी आबादकार और सिपाही जख्मी। बांग्लादेश साहिल के करीब रोहिंग्यों की कश्ती डूबी, 3 मरे, दर्जनों लापता।
فرانس، امریکہ اور آسٹریا کے سائنسدانوں کو ملا فزکس کا نوبیل انعام۔ جموں کشمیر میں بی جے پی نے چناؤ بگل بجا دیا، امت شاہ نے کیا پہاڑیوں کو ریزرویشن کا اعلان، کہا نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر کے بجائے لیپ ٹاپ آ گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔